नमस्कार दोस्तों, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेशरम औलाद। बबीता जी और उनके पति महेश शहर में अपने बेटे नवीन के साथ रहने लगे, लेकिन उनके व्यस्त जीवन के कारण बबीता जी का यहाँ मन नहीं लगता, क्योंकि बेटा बहू अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उनसे 2 घड़ी बात करने का टाइम भी नहीं निकाल सकते थे। कभी कभी जब बबीता जी अपने बेटे से कुछ पूछने या बात करने की कोशिश करती तो वह उन पर चिल्लाते हुए कहता, माँ, आप तो सारे दिन घर में खाली बैठी रहती हो, पर मुझे बहुत काम होता है। अपना टाइम यहाँ बर्बाद नहीं करना, क्योंकि मुझे ऑफिस के भी बहुत सारे काम होते हैं। अपने बेटे बहू के इस तरह के कठोर शब्द सुनकर बबीता जी का मन बहुत दुखी था। दरअसल नवीन के मन में उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें उनकी बहू ने ही भर दी थीं। बबीता जी से अपनी बुरी किस्मत समझकर शांत हो जाती। कभी कभी वह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सोचती कि नवीन के पिताजी भी ऑफिस में बड़े पद पर कार्यरत थे, लेकिन फिर भी ऑफिस के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियां को खूब अच्छे से संभालते थे। वह अपने माता पिता को भी समय दिया करते थे, उनके साथ बैठते, उनका हालचाल पूछते और अपने बेटे होने का कर्तव्य बखूबी निभाते थे। लेकिन हमारे बेटे बहू अपने कर्तव्य को तो क्या समझेंगे, वह तो हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। यूं तो उनकी बहू बात बात पर यह जताती कि घर का सारा काम वह खुद करती है, लेकिन उनके घर की रसोई का सारा काम आज भी बबीता जी ही करती थी। और कई बार बबीता जी ने बहू को अपनी माँ से फ़ोन पर बात करते हुए यह सुना था कि एक तो घर का काम, साथ में बच्चों की पढ़ाई, ऊपर से मेरे सास ससुर भी यहाँ हमारे सर पर आकर बैठ गए हैं। मैं अकेली कौन सा काम संभालूं? और जब बच्चों की परीक्षा का समय आता तो वह अपने पति से बार बार यह कहती, अगर मेरे बच्चों की परीक्षा खराब हो गई तो उसके जिम्मेदार तुम्हारे माँ बाप ही होंगे। इससे अच्छा यह रहेगा कि तुम उन्हें वापस गांव छोड़ आओ। यूं तो बबीता जी सब जानती थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि उनके पति की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। बबीता जी अपनी बहू का घर के सारे कामों में हाथ बटाती, लेकिन न जाने बहू क्यों उन्हें घर से बाहर निकलने का कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। दरअसल अपने पति के इलाज को लेकर बबीता जी बेटे के साथ शहर में रहने आई थी, क्योंकि रोज रोज गांव से इतनी दूर आना संभव नहीं था। बबीता जी को घुटनों में भी तकलीफ रहती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वह कभी शिकायत नहीं करती थी और बहू के काम में पूरी मदद करती थी। बबीता जी को भी जिल्लत के साथ वहां रहना मंजूर नहीं था, पर क्या करती, बेचारी मजबूर थी। कभी कभी ज्यादा उदास हो जाती तो अपने पोते के साथ खेलने को मन करता, लेकिन उसी समय बहू चिल्लाकर बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? चुपचाप अपने कमरे में ही पड़ी रहो। बबीता जी को अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। सोचने लगी कि मेरे पति क्या बीमार पड़े, मेरे साथ 2 शब्द प्यार के बोलने वाला भी कोई नहीं है। बबीता जी के पति का 10 दिन बाद ऑपरेशन होना था और उनके घुटनों में इतना ज्यादा दर्द था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आज रविवार था, सो बेटा भी घर पर ही था। इसलिए बबीता जी ने अपने बेटे से कहा, मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, तेरे पिताजी की रिपोर्ट दिखानी है। लेकिन बेटे ने साफ इनकार कर दिया। क्या माँ, एक संडे की ही तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम परेशान करने लग जाती हो। रिक्शा करके चले जाओ। ये बोलते हुए नवीन अपने कमरे में वापस चला गया और जाकर लेट गया। जैसे ही बबीता जी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, इतने में बहू की आवाज आई, अजी सुनते हो, मुझे गाड़ी से पार्लर छोड़ दो, बहुत तेज धूप है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, अंदर से आवाज आई। ये देखकर बबीता जी भरी आंखों से बाहर निकल गईं और रिक्शा ढूंढने लगी। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी तो पीछे से ही एक रिक्शा वाला आकर रुका और बोला, माँ जी, लगता है आपकी टांगों में तकलीफ है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बबीता जी उसका धन्यवाद करते हुए रिक्शा में बैठ गई और मन ही मन उसे दुआएं देने लगी। अस्पताल पहुंचकर जब उसे पैसे देने चाहिए तो रिक्शा वाला बोला, माँ जी, इतनी धूप में आप पैदल दोबारा कैसे जाएंगे? आप होकर आइए, मैं आपके लिए यहीं खड़ा हूँ, आपको वापस भी छोड़ दूंगा।
रिक्शा वाले के प्यार भरे 2 शब्दों से बबीता जी का हृदय गदगद हो गया। जब तक बबीता जी के पति ठीक ठाक थे तब तक मजाल है कोई उनके ऊपर उंगली भी उठा ले, लेकिन जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से बेचारे एकदम लाचार और बेबस हो गए हैं। इन 2 महीनों में न जाने कितनी बार बबीता जी ने अपने बेटे बहू से खरी खोटी सुन ली। हालांकि उनका इलाज अपने रिटायरमेंट के पैसों से ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उन पर एहसान जताया जा रहा था। एक दिन बबीता जी के पास उनके पति महेश जी के घनिष्ठ दोस्त मोहन जी का फोन आया कि वह शाम को महेश जी से मिलने आ रहे हैं। बबीता जी बहुत खुश हुई कि चलो नवीन के पापा का भी थोड़ा दिल बहल जाएगा। नवीन को बोली, तुम्हारे पापा के मित्र आ रहे हैं तो थोड़ा नाश्ते का इंतजाम करना है, जो भी खर्चा होगा अपने पापा के पैसों से काट लेना। उनका नाम सुनते ही महेश जी के दिल में एक नई ऊर्जा सी दौड़ गई, लेकिन बहू ने कुछ भी बनाने से साफ इनकार कर दिया। बबीता जी ने जैसे तैसे लंगड़ा हुए सब काम किया। शाम को जब उनके दोस्त मिलने आए तो महेश जी बहुत खुश हुए। वह अपनी पत्नी बबीता जी और बहू से उन्हें मिलवाने लगे। नवीन से मिलकर उनके दोस्त बोले, बरखुरदार, आज तुम जो भी हो अपने माता पिता की वजह से ही हो, और तुम्हारी माता जी ने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। सारा काम संभालते हुए भी कभी उफ तक नहीं की। यह सब करना इतना आसान नहीं होता। अब तुम्हारी बारी है इन्हें सुख देने की। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना, उन्हें कभी दुख मत देना और उनकी सेवा हमेशा दिल से करना। वह अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में बहू उनकी बात काटते हुए बोली, अंकल जी बुरा मत मानना, लेकिन यह कोई अनोखे माँ बाप नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को पाला है। इन्होंने कुछ अलग नहीं किया। हर कोई अपनी औलाद के लिए इतना काम तो करता है। जी अंकल जी, प्रीति बिल्कुल सही बोल रही है। और वैसे भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप को खुश रखने की। हमने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपने बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर बबीता जी की आंखों में आंसू आ गए। वह सबके सामने अपने आप को कमजोर साबित करना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने पल्लू से आंसू पोंछ डाले और मेहमानों से बोली, वैसे तो नवीन हमारा बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा बेटा है और हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देता। इतने में नवीन भड़कते हुए बोला, माँ प्लीज मेरे सामने तो अच्छा बनने का नाटक मत करो। आपने ही इन लोगों को बोला होगा मुझे यह सब कहने के लिए, और अब भोली बन रही हो। बेटे नवीन के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर बबीता जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। बिस्तर पर पड़े हुए महेश जी को जैसे बहुत बड़ा धक्का लगा और वह लेटे लेटे ही बोल पड़े, जिस बेटे को इतने नाजों से पाला, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिस पर वही आज अपने माता पिता की परवरिश पर सवाल कर रहा है, और वह भी अपनी पत्नी के सामने। अरे तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हें मोह जाल में बांध लिया है, जिसके कारण तुम्हें कोई और नजर ही नहीं आता। उधर नवीन की बातें सुनकर प्रीति ऐसे खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिरकार जो वह चाहती थी वही तो हो रहा था। दरअसल प्रीति ने चिकनी चुपड़ी बातें करके नवीन को अपने जाल में फंसा लिया था। अब तो नवीन प्रीति की हर बात का कायल था। एक दिन नवीन जब ऑफिस से लौटा तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। प्रीति ने जब चेक किया तो देखा कि नवीन को बुखार था। उसका बदन भी बहुत दर्द कर रहा था। प्रीति ने जानबूझकर माँ पिताजी को कुछ नहीं बताया और सारी रात नवीन की सेवा करने का ढोंग करती रही। सुबह जब माँ को पता चला तो वह नवीन के पास जाकर पूछने लगी, बेटा तूने बताया नहीं तेरी तबीयत खराब है, अगर पता होता तो मैं काढ़ा बना देती, एकदम से ठीक हो जाता। इतने में नवीन उन पर तंज कसते हुए बोला, आप तो रात को घोड़े बेचकर सो गए थे, आपको क्या पता कि मेरा बदन कितना दर्द कर रहा था। बेचारी प्रीति ने रात भर जागकर मुझे दवाई दी और मुझे दर्द से राहत देने के लिए मेरी टांगें दबाती रही, तब जाकर मैं कहीं सो पाया। नवीन के ऐसे कहने से मानो बबीता जी की जिंदगी भर की मेहनत पर किसी ने पानी का घड़ा उड़ा दिया हो। बबीता जी करुण स्वर में बोली, बेटा दरवाजा बंद होता है तुम्हारा, मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें क्या तकलीफ है। वैसे तो तुमने सही कहा, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी सब कुछ है, हमने कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया।
इतने में महेश जी बोले, मैं तो सारा दिन ऑफिस की जिम्मेदारी में लगा रहता था, तुम्हारी माँ ने सारी रात जागकर तुम्हारा ध्यान रखा है। तुम्हें सूखी जगह पर सुलाकर खुद गीले पर सो जाती थी, पर कभी उफ तक नहीं करती थी। ऐसी है तुम्हारी माँ। तेरे बड़े होने पर, तेरे एग्जाम के समय पर जब तू देर तक जागता था, तेरी माँ ही तेरे साथ जागती थी। कभी तुझे चाय बनाकर देती तो कभी तेरा सिर दबाती। मैंने तो सिर्फ अपने पैसे खर्च किए थे, पर उसने तो अपने दिन का चैन और रातों की नींद तुझ पर कुर्बान की थी। और जब तूने प्रीति के साथ शादी करने की बात की थी तो सभी तेरे खिलाफ थे, लेकिन तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रही। शादी के बाद भी उसने बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन उसने कभी तेरी माँ को अपनी माँ नहीं समझा। उसने तो बस तुझ पर ही अपना अधिकार जमाया। हमारे यहाँ आने के बाद भी तेरी पत्नी सिर्फ तेरी पसंद का खाना बनाती है। अपनी बचत से महंगा तोहफा लेकर आई हूँ, ये कहकर तुझे अपने मोह जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे वह तुझे हमसे दूर लेकर जा रही है। हम ये बात समझ रहे थे, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें अपनी परवरिश पर यकीन था। लेकिन हमें नहीं पता था कि बेटा इतनी दूर चला जाएगा कि अपने माँ बाप की कुर्बानियों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। जब सुबह तेरी माँ कमरे में चाय नाश्ता लेकर गई तो तूने बोला, नाश्ता यहाँ पर रखकर चली जाओ, हम बाद में खा लेंगे। बेचारी प्रीति रात भर नहीं सोई, उसे नींद पूरी करने दो बेटा। कल की आई पत्नी की इतनी चिंता, और जिस माँ ने अपनी नींद की परवाह न करते हुए तुझे पाल पोष कर इतना बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि तू इस संसार में स्वाभिमान के साथ जी रहा है, उसी के सारे प्रयासों को तूने पल भर में नकार दिया। नवीन कुछ बोलने ही लगा था, लेकिन उसकी बात काटते हुए महेश जी बोले, सच ही कहा है किसी ने, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और से क्या शिकायत करना। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मैं अपनी पत्नी का और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपनी खुशहाल जिंदगी मुबारक हो। अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ससुर जी बोले, आज आपने पहली बार बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि दूसरों के घर में नौकरों की तरह रहने से अच्छा है कि अपने घर में ही रहा जाए। बहू बेशर्मी से बोली तो बेटे ने भी कहा, चलो देर से ही सही, लेकिन आप लोगों से मुझे छुटकारा तो मिला, वरना मैं तो सोच रहा था कि मैं ही आपको गांव में छोड़कर आऊं। बेटे और बहू की इन तीर समान बातों को सुनकर दोनों पति पत्नी अपना सामान समेटकर गांव की ओर चल दिए, लेकिन अपना अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। वे दोनों रात को घर पहुंचे और सुबह अपने बिस्तर से उठे ही नहीं। हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपने दुखों से छुटकारा मिल गया। जैसे ही बेटे बहू को पता चला, दोनों तुरंत दिखावा करने के लिए भागते आए। सारे क्रियाकर्म के पश्चात नवीन ने घर को बेचने का फैसला कर लिया, ताकि वह शहर जाकर आराम से रह सके। जैसे ही पिताजी के दोस्त ने यह सुना कि उनका मकान बेचा जा रहा है, वह तुरंत घर आए और नवीन से बोले, बेटा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नवीन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी के कमरे में जो अलमारी है उसे खोलो। जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पिताजी उस अलमारी को कभी हाथ क्यों नहीं लगाने देते थे। तभी उसे याद आया कि उसने कितनी बार पापा की अलमारी खोलने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा पिताजी अलमारी खोलते देखकर उसे डांट देते थे। वह तो उसे अलमारी के पास भी नहीं आने देते थे, लेकिन आज आखिरकार रात से पर्दा खुलने वाला था। जैसे ही नवीन ने अलमारी खोली, उसके अंदर कुछ पेपर्स रखे दिखाई दिए। जब उसने वह कागज खोलकर देखे तो सोचा कि कुछ जमीन जायदाद के कागज होंगे, लेकिन उन पेपर्स को पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन पर लिखा था कि आज से 25 साल पहले उन्होंने नवीन को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। नवीन का दिमाग झनझना गया और हाथ पैर सुन्न पड़ गए। शरीर में तो जैसे ही नहीं रही और पेपर छूटकर जमीन पर गिर पड़े। नवीन की ऐसी हालत देखकर जब प्रीति ने पेपर उठाकर पढ़े तो वह भी हक्की बक्की रह गई। पिताजी ने अपनी सारी जायदाद और गहने नवीन और उसकी पत्नी के नाम पर कर दिए थे। अब तो नवीन शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? जिन माता पिता ने इस अनाथ को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया, एक नया जीवन दिया,
मेरी सारी खुशियाँ और इच्छाओं को महत्व देते हुए अपने जीवन को एक तरफ रख दिया। उन्हें मैं कुछ दिन अपने घर में जगह भी नहीं दे पाया और जलील करके उन्हें वापस भेज दिया। लानत है मुझ पर, जो 2 वक्त की रोटी भी मैं उन्हें इज्जत से ना खिला सका। आज वह खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। इन सब घटनाओं से हैरान हुई प्रीति थोड़ी देर के लिए तो कुछ ना बोल सकी, लेकिन खुद को संभाला तो नवीन से कहा, गुनाहगार तो मैं हूँ, जो उम्र भर आपके माँ बाप के खिलाफ आपके मन में जहर घोलती रही। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। जब सब लोग चले गए तो वहां से उठकर वह माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे घुटने टेककर माफी मांगने लगा। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, हमसे घोर पाप हो गया है। अपने बेटे होने तक का फर्ज भी मैं नहीं निभा पाया। माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे रोते रोते उसकी आंख लग गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, काश तुमने हमें जीते जी सम्मान और थोड़ा सा प्यार दिया होता तो हम सुकून से मरते। अब जब तुम्हें अपने की का पश्चाताप हो चुका है तो हमें अपनी तपस्या का फल मिल गया। अब हम चैन से मुक्ति पा सकेंगे। नवीन अचानक नींद से जाग गया। सामने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह उसके माता पिता ही थे, क्योंकि उसकी माँ उसे बचपन में ऐसे ही सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देती थी। उसने अपने माता पिता को धन्यवाद किया और फैसला किया कि अब वह उस घर को बेचेगा नहीं और वहीं पर एक वृद्ध आश्रम बनवाएगा और वहां रहने वालों की जीवन भर सेवा करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।